IAS-24। हमने कहा था IAS-24 क्या है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स का, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। अच्छा, रिलेटेड पार्टी क्या होती है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। होती क्या रिलेटेड पार्टी, उसकी डेफिनेशन क्या है, आज हमारा मेजर एम्फेसिस इसी पे होगा। लेकिन IAS-24 रिक्वायर क्या करता है ऑडिटर से, ये कंपनी से? IAS अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड है, क्या रिक्वायर करता है कंपनी की एंटिटी से कि डिस्क्लोज करें। कैसे? सेपरेटली। क्या डिस्क्लोज करना है? ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी, आउटस्टैंडिंग बैलेंसेज विद दी रिलेटेड पार्टीज, रिलेशनशिप्स क्या हैं, और चौथा क्या है कि इन केस ऑफ सब्सिडरी अगर कोई नई ट्रांजेक्शन नहीं हुई तब भी रिलेशनशिप डिस्क्लोज करें, ठीक है। एक चीज़ मैंने कहा स्किप कर दी थी, 7th, 6th है, 5th, कि जो ट्रांजेक्शन्स की हैं आपने रिलेटेड पार्टी के साथ, क्या ये आर्म्स लेंथ बेसिस पे थी कि नहीं? आर्म्स लेंथ बेसिस क्या होती हैं? हाँ, मार्केट टर्म्स पे आर्म्स लेंथ क्या होता है, ठीक है। वैसे हमने अकाउंटिंग में क्या पढ़ा था, आर्म्स लेंथ क्या होती है? और ये होती है आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन क्या है कि अ प्राइस एग्जीक्यूटेड बिटवीन टू इंडिपेंडेंट, ठीक है, नॉलेजेबल एंड विलिंग पार्टीज। नॉलेजेबल एंड कि दो पार्टीज हैं, उनको नॉलेज भी है मार्केट का और वो विलिंग भी है सेल करने को। वो भाई मेरा मोबाइल है फॉर एग्जाम्पल 50,000 का है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट में 50 बिकेगा। अगर मैं विलिंग नहीं हूँ ना, मैं को अच्छा ये 2 करोड़ का ले लेंगे मुझसे, इसका मतलब क्या है? ये अगर 6 लाख का ले लेंगे मुझसे, ओके यार आप किसी सेक्रेटरी से मिलें, ठीक है, या किसी न्यूरो सर्जन को दिखा लें आप, वैसे एज ज़्यादा हो रही है आपकी, फॉलो करके इसका मतलब क्या है? मैं विलिंग, तो ये वाली प्राइस नहीं, या फिर मैं किसी ऐसे बंदे को बेच रहा हूँ, मुझे पता ही नॉलेज नहीं है, मैं उसके इग्नोरेंट होने का फ़ायदा उठा रहा हूँ, वो भी आर्म्स लेंथ बेसिस नहीं है। बिटवीन टू एंड, अच्छा विलिंग पार्टी क्या है? उससे मैं कहूँ यार ये मेरा 50,000 का मोबाइल है और ये 50-52 का बिकना चाहिए, क्योंकि अच्छा चले 5,000 का दे देंगे, इसका मतलब है कि वो भी विलिंग नहीं है, ठीक है। तो प्राइस एग्जीक्यूटिव बिटवीन टू नॉलेजेबल एंड, वो है आर्म्स लेंथ प्राइस। तो आपने बताना है कि जो ट्रांजेक्शन्स की हैं ये आर्म्स लेंथ बेसिस पे की हैं कि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता होता है कि कैसे चेक करेंगे कि आर्म्स लेंथ बेसिस है या नहीं है? कैसे? ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ कि आप ऑडिट करने गए हैं, मैनेजमेंट डिस्क्लोज दिया कि हमने इन रिलेटेड पार्टी से ये ट्रांजेक्शन्स की और ये हमारी रिलेशनशिप्स हैं, इतनी अमाउंट की ट्रांजेक्शन की, डिस्क्लोजर आ गया, ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस है और ये हमारा इससे रिलेशनशिप है, और हमने ट्रांजेक्शन किया आर्म्स लेंथ बेसिस पे, ये मैनेजमेंट ने अकाउंट्स में डिस्क्लोज कर दिया। अब आपने बीइंग एन ऑडिटर चेक करना है कि ये एजम्पशन ठीक है कि नहीं ठीक, क्या करेंगे? क्वेश्चन समझ गए? क्या करेंगे? स्पेशल डिस्काउंट देते हैं, लेकिन वो स्पेशल डिस्काउंट नहीं दिया, ठीक है, मार्केट प्राइस कंपैटिटिव एनालिसिस कर लेंगे कि उनकी वैल्यू। हम सिंपल चीज़ पता क्या करेंगे, देखेंगे सेम प्रोडक्ट सेम डेट सेम कंडीशन में किसी रिलेटेड पार्टी को कितने की सेल की है और अनरिलेटेड पार्टी को कितने की सेल की है, पता लग जाएगा। अगर रिलेटेड पार्टी को, एक पार्टी रिलेटेड है उसको 980 रुपये पर केजी सेल कर रहे हैं और अनरिलेटेड पार्टी है उसको भी 980 रुपये पर केजी कर रहे हैं, तो इसका मतलब आमदनी बेसिस पे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। लेकिन एक अनरिलेटेड पार्टी को कर रहे हैं 980 रुपये पर केजी पे और रिलेटेड पार्टी को कर रहे हैं 950 रुपये पर केजी पे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे गड़बड़ है, ये एजर्शन ठीक है नहीं है। मैनेजमेंट से कहीं से करेक्ट करें, लिखें यहाँ पे ट्रांजेक्शन हैव नॉट बीन कंडक्टेड ऑन आर्म्स लेंथ बेसिस। समझ गए? अच्छा, इसमें कुछ चीज़ों को आपने जहन में रखना कि ये हमेशा ऐसे नहीं है, हमेशा ऐसे नहीं है। कई दफ़ा क्या होता है, मेरे एक दफ़ा ऑडिट टीम ने पॉइंट ML में पॉइंट लिख लिया कि रिलेटेड पार्टी को, फॉर मैं आर्बिट्रेरी फिगर्स बता रहा हूँ, रिलेटेड पार्टी को आपने सेल किया है फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ पर केजी पे, जबकि अनरिलेटेड को कर रहे हैं 110 पे,
अपनी पार्टी को, रिलेटेड पार्टी को 10 रुपये सस्ता बेचा आपने, ठीक है। मैं आर्बिट्रेरी फिगर्स डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। तो ट्रांजेक्शन आर नॉट ऑन आर्म्स एंड बेसिस, ऐसे ही हो गया ना। अच्छा, इसकी एग्जेशन हमें चीफ जो CFO ने बड़ी ज़बरदस्त दी, उससे नहीं ऐसे नहीं है, ये हमने दोनों पे इक्वल लर्न किया है। मसला ये है कि जब हम जाते हैं ना अनरिलेटेड पार्टी से बिजनेस करने, तो हमें कमीशन एजेंट डालना पड़ता है बीच में, उसको हम 10 रुपये डिस्काउंट देते हैं, कमीशन देते हैं। तो 110 - 10 100 रुपीज़ हो गए। जबकि जब हम अपनी पार्टी को सेल कर रहे हैं तो हमें कमीशन नहीं देना पड़ा, ठीक है। तो सिर्फ प्राइसिंग देखनी है, हमने पूरे सर्कमस्टांसेस देखने हैं कैसे ये हो रहा है। फॉलो करेंगे पूरा सिनेरियो देख के बताना है। तो हम क्या करेंगे, सेम डेट, सेम प्लेस, सेम नीचे, सेम स्पेक्स की गुड को देखेंगे, इसको कितने का सेल किया, इसको कितने का सेल किया, याद रहेगा। ये आपका IAS 24 था। अब आ जाए डेफिनेशन पे, रिलेटेड पार्टी होती क्या है। रिलेटेड पार्टी क्या होती है, इसको ना, इसकी अभी IAS 24 पढ़ा रहा हूँ, अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, इसमें पहली चीज़ समझने कि रिलेटेड पार्टी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिलेटेड पार्टी होती क्या है, ठीक है। तो इसका पहला रूल क्या है, वो पार्टी जिसको आप कंट्रोल कर रहे हैं, जिसको आप, या वो आपको कंट्रोल कर रही है। कंट्रोल क्या होता है, पढ़ा हुआ कंट्रोल, सब्सिडरी एसोसिएट रिलेशनशिप पढ़ा हुआ है। ढीली सी बात क्यों आती है इतनी, नहीं पढ़ा तो मुझे डिस्कस करने में बता देता हूँ, पढ़ा हुआ है, ठीक है। कैसे आता है कंट्रोल, एक पार्टी होल्डिंग कंपनी है, एक सब्सिडरी है, तो इसका इस पर कंट्रोल है ना। कैसे आता है कंट्रोल, 50% शेयर होल्डिंग से आया था, ठीक है। फिर 50% वोटिंग पावर से आया था, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर से आया था, या बाय वर्च्यू ऑफ एग्रीमेंट, कि आपने एग्रीमेंट कर लिया कि जी आपके पास शेयर तो 30% है, लेकिन आपके पास वोटिंग पावर 60% होगी, ठीक है। तो ये 3-4 तरीके हैं ना, हमने पढ़े हुए हैं। या शेयर होल्डिंग मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर से आया था, या वोटिंग राइट से आया था, इनकी दफ़ा कोई कॉन्ट्रैक्ट से आया था। मेरे पास 45% शेयर्स हैं, इनके पास 25% है। अब मेरे पास कंट्रोल नहीं है, लेकिन मैंने इनसे एग्रीमेंट कर लिया कि मेरी फेवर में वोट करेंगे, तो बाय वर्च्यू ऑफ दिस एग्रीमेंट मेरे पास 70 मेरा कंट्रोल आ गया मेरे पास, ठीक है। समझ गए, वो एंटिटी जिसको आप कंट्रोल कर रहे हैं या जो आपको कंट्रोल कर रही है, आपस में क्या है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, होल्डिंग इसकी रिलेटेड पार्टी है, सब्सिडरी, याद रहेगा। कंट्रोल नहीं है, क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है कि होल्डिंग है और उसकी एसोसिएटेड कंपनी है, और ये कैसे आता है, मोर देन 20% और लेस देन, ठीक है। इसके लिए भी हुई है कि वोटिंग पावर से, शेयर होल्डिंग से, कॉन्ट्रैक्ट से, या जिस तरह भी आप करना चाहें। जी समझ आ गया जी। 2 बातें, जिसको आप कंट्रोल कर रहे हैं या वो आपको कंट्रोल कर रही है, दोनों आपस में क्या है, ये हमने एग्जांपल डिस्कस करेंगे, याद रहेगा। जिसके पास आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, जिसके पास, ठीक है, या जिसको आप सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। आपका उसमें इन्फ्लुएंस है या उसका, ये दोनों सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, ठीक है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है 20% ये वाला, तो दोनों आपस में क्या होगी, तो यहाँ पे सब्सिडरी नहीं आती, यहाँ पे क्या वर्ड आता है, एसोसिएट। तो एसोसिएट की होल्डिंग और होल्डिंग की एसोसिएट, ये आपस में क्या है, बोथ वे है, याद रहेगा। इसमें बड़े क्रेडिटर्स वगैरह भी आते हैं ना। क्रेडिटर कैसे आते हैं, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में कैसे बताओ, क्या क्रेडिटर से शेयर होता है आपके पास, नहीं, वो
वो कंपनी लॉ में जैसे होता है कि क्रेडिटर नॉमिनी डायरेक्टर वगैरह को बाइंड। अगर ऐसा कोई सिनेरियो हो गया स्पेसिफिक केस में फिर जाके, और नॉमिनी डायरेक्टर के पास नॉमिनी शेयर्स नहीं होते, सिर्फ डायरेक्टर होता है, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक के मसला। आगे चलें। जॉइंट वेंचर्स पढ़ा हुआ, सुना होगा। की मैनेजमेंट पर्सोनेल, की मैनेजमेंट पर्सोनेल्स, की मैनेजमेंट पर्सोनेल कौन होते हैं? आपका बोर्ड पूरा, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव भी शामिल है, डायरेक्टर्स, सेक्रेटरी, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिटर और CFO बोला आपने, और अब जो की डायरेक्टर की मैनेजमेंट है आपकी, ठीक है, याद रहेगा। अब क्या है, ये तो एंटिटी सी, ये भी एंटिटी सी, ये भी एंटिटी सी, ये पर्सनल्स आ गए, ठीक है। कंपनी और उसका चीफ एग्जीक्यूटिव, ये आपस में क्या है, कंपनी और डायरेक्टर्स, CFO और कंपनी, सेक्रेटरी और क्योंकि एंटिटी और उसके की मैनेजमेंट पर्सनल, ये क्या हो गया आपस में, याद रहेगा, पक्की बात है। अच्छा, ये जो पॉइंट नंबर 4 में बंदे लिखे हुए हैं ना, इनके क्लोज फैमिली मेंबर्स, क्लोज फैमिली मेंबर्स और एंटिटी, ये भी आपस में क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव का स्पाउस और कंपनी क्या है, याद रहेगा, डायरेक्टर का और उसका स्पाउस, डायरेक्टर का स्पाउस और कंपनी, ये आपस में क्या हो जाएंगी, याद रहेगा, कोई मसला। ये मैं आपको बड़ी माइन्यूट करके बता रहा हूँ डेफिनेशन, ताकि आपको जब IAS 24 पढ़े तो प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, कोई मसला यहाँ तक। जिसको आप कंट्रोल कर रहे हैं, ये जो जिसके पास आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, ये आपके पास जिसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, ठीक है। जॉइंट वेंचर्स, की मैनेजमेंट पर्सनल और एंटिटी आपस में क्या है, इनके स्पाउसेस, इनके क्लोज फैमिली मेंबर और कंपनी आपस में, ठीक है। अब क्लोज फैमिली मेंबर की डेफिनेशन वहाँ पे देख लीजिएगा क्या लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है स्पाउस, माइनर चिल्ड्रन और आपके जो जो डिपेंडेंट पेरेंट्स भी शायद इसमें आते हैं, वो चेक कर लीजिएगा क्या है, ठीक है, ठीक हो गया। इसमें बल्कि इंटरनेशनल शायद ये स्टैंडर्ड है ना, यहाँ पे स्पाउस की जगह डोमेस्टिक पार्टनर में लिखा हुआ है। आपके बहुत सी दुनिया यहाँ पे शादियाँ होती नहीं, ठीक है, जो बगैर शादियों में इकट्ठे रहते हैं, स्टैंडर्ड क्या का है, डोमेस्टिक पार्टनर्स, वो भी इसमें शामिल है, ठीक हो गया। आखिरी चीज़, एक कंपनी होती है, एक कंपनी का पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान होता है, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान, ठीक है। जैसे जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ आपके शहर की, सतारा केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक एंटिटी है ना, इसका ऑडिट है RSM के पास, सॉरी डिलाइट के पास, एक्स डिलाइट आजकल यूसुफ होटल के पास, ठीक है। अच्छा, एक है सतारा केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ये अलग एंटिटी है, ये क्या है, इसका ऑडिट है मेरे पास, याद रहेगा, पक्की बात है। एक एंटिटी है चिनाब, सॉरी आपका फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये प्राइवेट लिमिटेड गारंटी लिमिटेड कंपनी, एक है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, वो मेरे पास, मैं उसका ऑडिटर हूँ। तो सतारा केमिकल और उसका पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान जो भी है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, याद रहेगा, ये लिख लें यहाँ पे, रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान, ठीक है, रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान, ये रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान IAS 19 में पढ़ेंगे जाके आप लोग इंशाल्लाह। अब पेपर में जैसे ही कोई
कंट्रोल की बात हो, सब्सिडरी की बात हो, जॉइंट वेंचर की मैनेजमेंट पर्सनल की, या उनके स्पाउसेस की, या उनके फैमिली मेम्बर्स की, या उनके डिपेंडेंट्स की, या फिर क्या रह गया रिटायरमेंट बेनिफिट, जैसे की बात आप देखें कि ये आपस में रिलेटेड पार्टी हैं, तो इस क्वेश्चन में, इस सिनेरियो में रिलेटेड पार्टी की इम्प्लीकेशन तो नहीं है। हो सकता है आपको रिलेटेड पार्टी का क्वेश्चन आए, बड़ा क्वेश्चन आए, और पूरे क्वेश्चन में रिलेटेड पार्टी का वर्ड ना हो। ठीक है, आपने क्लू लेना है, जज करना है कि अच्छा उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्या आप मजबूती से पकड़ लें रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन। ठीक है, 10 की 10 उंगलियों से, और ग्रिप लूज हो रही हो तो क्या करें, दोनों साइडों के दांतों से ही पकड़ लें। ये डेफिनेशन आगे पीछे ना हो, याद रहेगा जी। चलें अब आ जाएं स्टैंडर्ड पे, यहाँ से हमारा स्टैंडर्ड स्टार्ट होता है। ठीक है जी। अच्छा, इस स्टैंडर्ड के बारे में सुनना है, जो दुनिया में बड़े फ्रॉड्स हुए ना, वो बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी में, बिकॉज ऑफ द, ठीक है, समझिए, जानबूझ के फिक्टिशियस फेक एंटिटीज बनाई जाती हैं। ठीक है, रेवेन्यू का लॉस किया जाता है, रेवेन्यू तो कह रहा हूँ FBR टैक्सेस का लॉस किया जाता है। ठीक, वो इससे इसलिए होता है कि अगर रिलेटेड पार्टीज ना होती तो ये पॉसिबल ना होता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक क्लाइंट है, वो स्पिनिंग कंपनी है, नॉर्मल टैक्स रिजीम में आता है। ये तो पता है नॉर्मल टैक्स रिजीम क्या होती है, ठीक है। और एक इसी की एसोसिएटेड कंपनी है, वो फाइनल टैक्स रिजीम में आती है। ये एक्सपोर्टर है, पता ना, एक्सपोर्टर 1% फाइनल होता है, और ये लोकल सेल करते हैं। ठीक हो गया। अब ऊपर मैनेजमेंट एक बैठी हुई है, अब वो क्या कोशिश करते हैं कि यहाँ पर प्रॉफिट टैक्सेबल है, प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट क्या है, एग्जाम्प्ट, क्योंकि एक सेल पे 1% लग गया, फाइनल है। अब वो यहाँ पे क्या करते हैं, ह्यूज प्रॉफिट दिखा रहे होते हैं, और यहाँ पे लॉसेस। ठीक है, क्लियर हो गया। अब कैसे करेंगे, यहाँ पे आपने एम्प्लॉय रखा है, यहाँ पे सैलरी यहाँ से जा रही है, गाड़ियाँ यहाँ पे चाहिए थी 6, लीज यहाँ से जा रही है, मज़दा यहाँ चाहिए था, यहाँ से लीज हो रहा है। ये लिस्टेड कंपनी है, चार्टर्ड अकाउंट CFO चाहिए था, ठीक है, 6 लाख रुपए पर मंथ सैलरी पे रखा है, सैलरी यहाँ से जा रही है। यहाँ पे एक्सपेंसेस डाले जा रहे हैं, यहाँ से, समझ गए। ये क्यों पॉसिबल हुआ, तो रिलेटेड पार्टी का एग्जिस्ट होना, याद रखना है, रिलेटेड पार्टी का एग्जिस्ट करना इज अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर। जैसे रिलेटेड पार्टी है, आपने फौरन कान खड़े कर लेने, रिडार ऑन कर लेने, और फौरन घुमाने शुरू कर देने रिडार पकड़, याद रखना, पक्की बात है। ठीक है, या इसकी और एग्जांपल लेते हैं। ये लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ यहाँ पे, ठीक है, और ये मेरी फैमिली ओन्ड बिजनेस है, या मेरी मिसेस चीफ एग्जीक्यूटिव है, ये मेरी फैमिली, सिर्फ 5 बंदे हैं, 5 के 5 मेरी फैमिली मेम्बर हैं, और यहाँ पे हज़ारों बंदे हैं। ठीक है, अब मैं एक प्रोडक्ट जो मार्केट में बेच रहा हूँ 100 रुपीज़ की, यहाँ बेच रहा हूँ 950 की, क्या कर रहा हूँ, 50 रुपीज़ यहाँ पे लॉस कर रहा हूँ अनफेयरली, और यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ प्रॉफिट्स को अनफेयरली। ये क्यों हो रहा है, अगर ये रिलेटेड ना होती तो मैं कभी 950 सेल करता, कभी भी ना करता। तो ये मैं क्यों कर पाया, समझ गए, याद रहेगा। तो फ्रॉड्स दुनिया में हमेशा यहाँ वहाँ होते भी ज़्यादा, रिस्की एरिया होता है। अच्छा, यहाँ पे एक और रिस्क होता है, हमने क्या पढ़ा था कि थर्ड पार्टी कंफर्मेशन बड़ा ज़बरदस्त एविडेंस है,
यहाँ पे आप बैठ के यहाँ पे कंफर्मेशन भिजवाते हैं, ऊपर ही मैं बैठा हूँ, मेरे कंट्रोल है, यहाँ भी मेरा कंट्रोल है। तो बेशक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप कंफर्मेशन आ भी जाए तो वो भी उतनी रिलायबल नहीं होती। आप होल्डिंग अपनी आप प्रेशराइज करके सब्सिडी से अपनी मर्जी कंफर्मेशन भिजवा देते हैं, या उसे मना करते हैं कि ऑडिटर कंफर्मेशन का रिस्पॉन्ड नहीं करना, या ये रिस्पॉन्स कर देना, क्योंकि आपका उस पर कंट्रोल है या आपका उस पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखनी है, एक मैं चीज़ एक स्किप कर रहा हूँ कि एंटिटीज अंडर कॉमन मैनेजमेंट, एंटिटीज अंडर, मैं यहाँ चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, यहाँ डायरेक्टरशिप में हूँ, यहाँ डायरेक्टरशिप में, तो ये भी आपस में रिलेटेड पार्टीज बन जाती हैं। एंटिटीज अंडर कॉमन कंट्रोल, कॉमन मैनेजमेंट। ठीक है जी। अच्छा, ये 1.1 में ना बैकग्राउंड डिस्कस किया उसने एनरॉन स्कैंडल। एनरॉन स्कैंडल जिसने पढ़ना है ना वो पूरा डिटेल में जाके पढ़ ले। एनरॉन जब मैं सीए में आ रहा था ना, उससे कुछ साल पहले की कंपनी है, एक स्कैंडल हुआ था, उसमें ऑडिटर पे भी बड़े फाइन्स हुए, ह्यूज पेनल्टीज हुई कि ऑडिटर फेल हो गया रिलेटेड पार्टीज़ को आइडेंटिफाई करने में, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप को डिस्क्लोज करने में। और एनरॉन जो स्कैंडल है इसने क्या किया, इन्होंने बहुत सी रिलेटेड पार्टीज़ बनाई, उसको उनके साथ बेताज है उल्टी सीधी ट्रांजेक्शन की बेनिफिट लिए, और वो अल्टीमेटली उन्होंने लॉस कर दिया, वो बैंकरप्ट हो गए, और फिर बहुत बड़ा एक स्कैम था, स्कैंडल था ये। और इसके जो ऑडिटर्स हैं ना, उनको भी बड़ी ह्यूज पनिशमेंट हुई, उनकी फर्म्स ख़त्म हो गई अल्टीमेटली, नेग्लिजेंसीज भी हैं ऑडिटर के पार्ट पे। ठीक है, इसको जिसने पढ़ना है ना वो डिटेल में वहाँ के पढ़ ले। 1.1 में से ऐसे फजूल सा लिखा हुआ है, मैं इसको टाइम नहीं ज़ाया करूँगा इसमें। 1.1 से एनरॉन स्कैंडल लिखा हुआ है, ठीक है, समझाने के लिए। मैंने अब आपको उससे बेहतर रेलेवेंट एग्जांपल दे दी आपको कि जब भी होगा ना रिलेटेड पार्टी होगी तो आपने फ़ौरन कहना है यहाँ पे रिस्क, हाई रिस्क, याद रहेगा। अब आ जाएँ IAS 24। IAS 24 क्या कहता है? IAS 24 क्या कहता है मैंने वैसे आपको बता दिया क्या कहता है, कि यहाँ पेज 174 सारा और 175 का अर्ली पोर्शन सारा ये लेके चलता है कि IAS 24 क्या कहता है। ठीक है, आते हैं जी। IAS 24 कहता है ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू इंश्योर दैट एंटिटीज। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है IAS 24 का? 24 तो अकाउंटिंग है ना, अकाउंटिंग करवा रहा है। ठीक है, IAS 24 क्या कहता है? IAS 24 तो अकाउंटेंट के लिए बेसिकली, उसे अकाउंटिंग करनी है। ठीक है, डिस्क्लोजर देना है, प्रेजेंटेशन देनी है। और जो हमारा है 550, ये क्या कहता है? 550 में क्या करना है? 550 में हमने चेक करना है, सुन लें और सुन लें। 550 में ऑडिटर क्या देखेगा कि अकाउंटेंट ने IAS 24 की कंप्लायंस कर दी, अकाउंटेंट ने। और 24 की कंप्लायंस क्या है, कहाँ गया? ये है, ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज कर दी हैं, बैलेंसेस डिस्क्लोज कर दी हैं, ठीक है, रिलेशनशिप बता दी हैं। किसी कंपनी की आप उठा के देख लें, किसी कंपनी की आपको अब चेक करें ना। अब मैं आपसे अक्सर कहता हूँ कि देखा करें, इसी हैबिट डेवलप करें, क्योंकि ये रिलेटेड पार्टी देख लेंगे ना अपनी नज़र से, ये आपके ब्रेन सेल बन जाएगा। ठीक है, हो सकता है पेपर में कोई ऐसा डिस्क्लोजर आ जाए, ओके बताएं इसमें क्या गलती है, तो आपको पता हो कि कैसे डिस्क्लोज करते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अकाउंटेंट ऑडिटर ने क्या देखना है कि अकाउंटेंट ने ये IAS 24 कंप्लायंस कर दी। ठीक, अब जो हमने IAS 24 पढ़ा है उसको जल्दी से हम यहाँ से रैप अप कर लेते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंडर्ड इज टू इंश्योर दैट एंट्रीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन द डिस्क्लोजर। कौन सा डिस्क्लोजर? नेसेसिटी टू ड्रॉ अटेंशन, ये वाला डिस्क्लोजर, ये जो बोर्ड पे आ रहे ये वाले। ठीक है, नेसेसिटी टू ड्रॉ अटेंशन टू द पॉसिबिलिटी दैट फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस मे हैव बीन अफेक्टेड। कोई ऐसी ट्रांजैक्शन तो नहीं जिससे इफेक्ट हो चुके हो, ये हुए हो प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट, जैसे यहाँ पे इस सिनेरियो में हुए होते हैं ना। ठीक है, या अगर ये लिस्टेड कंपनी है, इसमें आप लोग सारी आवाम पब्लिक इसमें शेयर होल्डर है, इसमें से मेरी फैमिली है, तो मैं इस बिज़नेस को अनफेयरली सपोर्ट कर रहा हूँ, या मैंने बाइंग करनी है, अपनी कंपनी से बाय कर ली,
बाइट से 1000 रुपये की मिल रही है, इससे 1200 रुपये की बाई कर रहा हूँ। समझ गए? याद रहेगा जी। क्यों इफेक्ट हो रहा है? बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टीज। बैलेंस शीट में प्रॉफिट लॉस क्यों इफेक्ट हो रहा है? बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ, और ठीक है, और उनके साथ क्या है जी, ट्रांजेक्शन हैं एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस हैं और कोई कमिटमेंट या बाकी चीज़ें सारी डिस्कस। ठीक है, फिर कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी डिस्क्लोजर जाना, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अकाउंट बनाना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो भी अकाउंट्स का पार्ट है। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज ऑल ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टीज, देयरफॉर ISA 550 डील्स विद द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आ गई? ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? नंबर 1 कि रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजेक्शन जो वो डिस्क्लोज हुए हैं। इसको मैं अगर सिंपली करूँ, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि IAS 24 कंप्लाइंस की अकाउंटेंट ने, ठीक हो गया। और सेकंड क्या कहता है? स्पेसिफिकली इट एक्सपेंड्स इन 550 जो है एक्सपेंड करता है कि हाउ 315 कौन सा है? रिस्क असेसमेंट। अब जैसी रिलेटेड पार्टी आएगी तो फॉर रिस्क असेसमेंट, ठीक है। 330 कौन सा है? रिस्क रिस्पॉन्स। और 240 कौन सा? फ्रॉड। वही बातें जो मैंने आपसे की कि जितने भी फ्रॉड हुए कहाँ की रिलेटेड पार्टी से निकले आते सारे, ठीक हो गया। तो उसने किन 3 स्टैंडर्ड को हिट किया? रिस्क असेसमेंट, क्योंकि रिलेटेड पार्टी एग्जिस्ट कर रही है, और रिस्क रिस्पॉन्स, और आपने ऑडिट शुरू किया, आपको पता लगा कोई रिलेटेड पार्टी नहीं है, लेकिन जब थोड़ा आगे चले पता लगा रिलेटेड पार्टी है। अब आप फौरन क्या करेंगे? रिस्क असेसमेंट रिवाइज करेंगे, रिस्क रिस्पॉन्स भी रिवाइज करेंगे। हो सकता है पहले आपने वहाँ लो रिस्क रखा हो, आपने कहा लो रिस्क है 20 सैंपल ले लो, अब क्या हो जाएगा वहाँ पे? हाई रिस्क। अब नहीं अब 50 सैंपल हो यार, सैंपल बढ़ाओ। जो पहले काम किया हो कम काम किया हमने, ठीक है। हाई रिस्क क्यों है? क्वेश्चन पे आया हुआ पेपर में कि रिलेटेड पार्टी हाई रिस्क क्यों है। अभी मैंने कुछ एग्जांपल दी नहीं आपको ना कि हाई रिस्क है, क्यों हाई रिस्क है जी। इसको पढ़िएगा। Auditor shall always give special consideration to related party relationship and transaction, irrespective of materiality, because normally transaction with related party is qualitatively material. There is always a high risk of material misstatement in a related party relationship and transaction due to the following reasons. ठीक है, फॉलोइंग रीजंस की वजह से हाई रिस्क है जी। Related parties may operate through an extensive and complex range of relationships. ठीक है, कॉम्प्लेक्स रेंज ऑफ रिलेशनशिप। सुन लेना, कॉम्प्लेक्स रेंज क्या होती है कि आपकी होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, नजर आ रहा है, ये मिक्स तो नहीं हो रहा। होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, खिचड़ी बन गई है थोड़ी सी। यहाँ होल्डिंग कंपनी है, इसकी 2 सब्सिडीज हैं, सब्सिडी 1 सब्सिडी 2। अच्छा, इसके आगे फिर एक और सब्सिडी है, सब्सिडी 3, इसके आगे एक और सब्सिडी 4, इसके आगे एक कंपनी एसोसिएटेड नंबर 1, एसोसिएट 1। ये एसोसिएट 1 है ना, इसके पास इसके शेयर ना 90%, ठीक है। और एक और सब्सिडी है, सब्सिडी 2, एसोसिएट 2 के इसके पास शेयर है 100%। चलिए बताएं होल्डिंग कौन है, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना दिया उन्होंने कि वो एक इवल जीनियस माइंड्स बैठे, उन्होंने बैठ के एक सिस्टम बना दिया कि यहाँ से यूँ थ्रू करना है आपने, ठीक है। वो मरीम नवाज वाला, मैं जज की एग्जाम्पल को कहता हूँ, कहता है यार मैं अभी केस पढ़ता हूँ, मुझे सर में दर्द शुरू होती है कि उसने एक कंपनी में शेयर लिए, कंपनी उसमें शेयर लिए, उसने आगे वो एक NGO बनाई, NGO ने आगे ट्रस्ट बनाई, ट्रस्ट के आगे एक और कंपनी है, कंपनी के आगे एक एम्प्लॉई है, वो समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। अल्टीमेट बेनिफिशियल देखें, वो उनको 3 साल लगे बेनिफिशियल ओनर ढूंढने में। पूरी FIA लगी हुई है, वो लगा हुआ, ये लगा हुआ, ठीक है, समझ गए नहीं। तो एक चीज़ क्या कि कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होते हैं।